हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स क्लासेस। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सभी गाइस। अब तक हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी फीचर्स क्या क्या होती हैं, नेचर्स क्या क्या होती है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स क्या क्या है, हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन किया है। जो हमारे ये 14 प्रिंसिपल्स हैं ये हेनरी फ्योल ने दिए हैं और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करते टाइम दो चीज़ों को अपने माइंड में रखा था। कितनी चीज़ों को माइंड में रखा था? दो चीज़ों को। और ये दो चीज़ें कौन कौन सी थी हमारी? फर्स्ट तो ये थी कि जो लिस्ट थी ना इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए और जो सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना चाहिए जो मतलब ज़्यादातर सिचुएशंस में जिनको हम यूज़ कर सकें, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जो एप्लीकेबल हो। फर्स्ट चीज़ तो यही थी कि जो प्रिंसिपल की लिस्ट थी वो ज़्यादा लंबी ना हो और सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो जो ज़्यादातर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। और सेकंड थिंग कौन सी थी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए कि जब भी हमें ज़रूरत हो, जब भी हमें नीड हो तो हम उन्हें उनमें चेंजेस ला सकें। सेकंड थिंग ये थी उनकी। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने अपने माइंड में रखा जब उन्होंने प्रेजेंट किया इन चीज़ों को। तो हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा होल वर्क है, जो भी हमारा टोटल वर्क है, उस टोटल वर्क को छोटे छोटे लोड्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड कर दो। मतलब जो हमारा टोटल काम है उसको जो है स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो और हर इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसमें एबिलिटी कितनी है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको वर्क असाइन करो। इससे क्या होगा कि जब हम एक इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब हम टास्क देंगे तो वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है, जैसे हम इसका एक ये एग्जांपल ले लें। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर मिला कि उसे 10,000 यूनिट जो है उसे प्रोड्यूस करना है, तो वो 10,000 यूनिट कब प्रोड्यूस कर पाएगी? ये तो है नहीं कि वो अकेले ही प्रोड्यूस कर पाएगी या किसी एक सिंगल एम्प्लॉय को दे देगी काम करने के लिए। तो 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उसको सेल्स भी करनी पड़ेगी। तो जो बंदा, जो एम्प्लॉई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है उसको तो प्रोडक्शन का काम दे दे और जो परचेज में एक्सपर्ट है उसको रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम दे दे और जो पर्सन मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसको सेल्स का काम दे दे। जब हम काम को डिवाइड करेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो काम है उसको हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जब एक पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएगा, तो काम की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वोलेटिंग इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का? वोलेटिंग इफेक्ट मतलब जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो सिंपली ये प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि जो भी हमारा एक होल वर्क है उसको काम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर उसको क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। ये प्रिंसिपल जो होता है हमारा ये कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स हमारा ये कहता है कि जो भी एक पर्सन को, जो भी एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी जा रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जब वो आपस में मैच होंगी तभी क्या होगा कि एक एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। एक इंडिविजुअल को जब हम एक पर्टिकुलर काम देते हैं, जब हमें उसे एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं तो क्या होता है, वो पर्सन उसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल होता है उस काम के लिए। वो तभी रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम उसे कोई अथॉरिटी देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे मुझे किसी काम को करने के लिए दिया गया तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, लेकिन मुझे उसकी अथॉरिटी नहीं दी, मुझे पावर नहीं दी। तब तक, जब तक मुझे पावर ही नहीं दी जाएगी तो मैं कैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ को कह सकती हूँ कि तुम मुझे ये काम कंप्लीट कर दो। तो अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है उसके साथ साथ अथॉरिटी भी मिलती है, ये दोनों चीज़ें जब मुझे मिलती हैं तभी मैं काम को कर पाऊँगी, नहीं तो मैं काम को नहीं कर पाऊँगी। तो इन दोनों का जो होना, इन दोनों का मैच करना इस प्रिंसिपल में बहुत ज़रूरी है। इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट तो ये कहता है कि ये टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। अगर अथॉरिटी, पावर भी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है तो क्या होता है, हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जब एक एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको पावर दे दी जाती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। वोलेटिंग इफेक्ट क्या होगा इसका? जब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कई बार क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को जितनी उसको एक्चुअल में अथॉरिटी की ज़रूरत है ना, कई बार हम उसको उससे ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं। जब हम उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो क्या होगा, वो कई बार उसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो ये भी इसका एक वोलेटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट क्या होता है, कई बार एक इंडिविजुअल को जितनी अथॉरिटी दी जाती है ना वो कई बार
उतनी नहीं होती जितनी एक्चुअल में उसको ज़रूरत होती है, मतलब उसको कम अथॉरिटी दे दी जाती है। जब अथॉरिटी कम होगी तो भी हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। ये तो बहुत इजी प्रिंसिपल है, ये तो आप बता ही सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों फॉलो करें, और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो डिसिप्लिन वे में हो, स्मूथ वे में हो, तभी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। डिसिप्लिन के भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन वे में काम करेगा तो उससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके बीच में उसकी जो रेपुटेशन है वो बेटर बनी रहेगी, और लेबर और मैनेजमेंट के बीच के जो रिलेशंस हैं वो भी बेटर बने रहेंगे। और इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा कि जब डिसिप्लिन वे में काम ही नहीं हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा कि उनकी जो रेपुटेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी, और वहाँ पे डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये प्रिंसिपल हमारा सिंपल सा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक एम्प्लॉई है, उसको एक ही टाइम पे एक ही बॉस से, एक ही मैनेजर से ऑर्डर रिसीव हो, एक ही कमांड रिसीव हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई काम कर रहा है उसको एक ही टाइम पे एक ही ऑर्डर रिसीव हो, तभी वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। जैसे इसकी हमें 2 अप्रोच दी गई हैं, इनमें से ये तो है हमारी राइट अप्रोच, ये है हमारी रॉन्ग अप्रोच। जो रेड वाला है ये तो हमारे सुपीरियर्स हैं, और जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन डॉट्स हैं, ये हमारे हैं सबऑर्डिनेट। तो जो राइट अप्रोच है, सबसे पहले हम उस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। जो इसके अंदर एक ही सुपीरियर है और इसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो ये जो सबऑर्डिनेट है इनको एक ही टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव हो रहा है, एक ही कमांड रिसीव हो रही है। तो जब एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से, एक ही बॉस से काम रिसीव होगा तो वो उस काम को क्या करेगा, अच्छे तरीके से कर पाएगा। और हमारी जो सेकंड अप्रोच है उसके अंदर 3 सबऑर्डिनेट हैं हमारे, और उनके ऊपर 2 सुपीरियर हैं। मतलब सुपीरियर ए भी ग्रीन वाले को काम दे रहा है सबऑर्डिनेट को, और सुपीरियर जो बी है वो भी ग्रीन वाले को सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो एक सबऑर्डिनेट है उसको एक ही टाइम पे 2 मैनेजर से, 2 बॉस से, 2 सुपीरियर से उसको काम रिसीव हो रहा है। तो क्या होगा कि क्या होता है इसके अंदर कि जब एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा मैनेजर जब एक ही टाइम पे काम दे देते हैं तो क्या होता है कि वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि वो किसके काम को प्रियोरिटी दे। तो लेकिन जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि मेरे काम को प्रियोरिटी दे, पहले वो मेरे काम को प्रियोरिटी दे। और जो सबऑर्डिनेट होता है वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि पहले मैनेजर ए का काम करे या मैनेजर बी का काम करे, मैनेजर सी का काम करे। तो इससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो तो टास्क को समझ ही नहीं पाते, उनके मन में कन्फ्यूज़न बनी रहती है। और जो हमारे सुपीरियर होते हैं उनको ये होता है कि हाँ भी पहले मेरा काम करे, तो वहाँ पे ईगो की सिचुएशन जो होती है अराइज हो जाती है। इसलिए प्रिंसिपल जो होता है यहाँ पे ये इसकी गलत अप्रोच है। हम यहाँ पे अगर हमारा सिंपल वे में अगर हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले, तो जैसे मान लो हमें स्कूल में किसी इकोनॉमिक्स के टीचर ने हमें काम दे दिया कि ये मैसेज जो है क्लास के अंदर कन्वे कर दो, और उसी सेम टाइम पे हमें इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने भी काम दे दिया, बिजनेस वाले टीचर ने भी काम दे दिया, अकाउंट्स वाले टीचर ने भी काम दे दिया। जब हमें एक ही टाइम पे 3-3, 4-4 टीचर्स ने काम दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ पाएगा कि हम पहले किसके काम को प्रियोरिटी दें, किसके काम को नहीं दें। तो इससे क्या होता है कि जब हमें एक ही टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, हम सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो कोई भी काम है वो अच्छे से हम नहीं कर पाते। तो यूनिटी ऑफ कमांड हम प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई है उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव हो एक ही टाइम पे। इसके भी हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं। अगर क्या होगा, अगर हम इस सिचुएशन को, अगर हम इस कमांड को या अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन जो है अराइज नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एक ही टाइम पे एक ही ऑर्डर रिसीव हो रहा है। ठीक है, और हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि हमें एक ही काम करना है एक ही टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। एक प्लान के लिए यहाँ पे एक ही हेड होना चाहिए। मतलब क्या है, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, उनके लिए एक ही हेड बनाया जाए। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो स्कूटर भी प्रोड्यूस कर रही है, कार्स भी प्रोड्यूस कर रही है। स्कूटर वाले की अपनी अलग मार्केट है, कार वाले की अपनी अलग मार्केट है। स्कूटर वाले मार्केट की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, कार वाले की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों के लिए अलग अलग हेड्स बनाए। ठीक है, और जो हेड्स बनाए जा रहे हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करे। ऐसे नहीं है कि कोई अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई किधर काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर क्या है कि अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, अगर हम एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाएंगे।
और इससे क्या होगा कि जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें यूनिटी बनी हुई है, उन्हें हमने एक ही डायरेक्शन में करना है। वोलेटिंग इफेक्ट क्या होगा, अगर हम एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करें, कोई एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे और स्पेशलाइजेशन जो है उसको भी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है? यूनिटी ऑफ कमांड तो वही होती है, वो ये कहता है कि एम्प्लॉय को एक मैनेजर से एक ही टाइम पे एक ही ऑर्डर रिसीव हो। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारी ये कहती है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव है उनके लिए एक ही हेड बनाया जाए, एक ही प्लान बनाया जाए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? जो डबल सबऑर्डिनेशन है, जो डबल कमांड दी जा रही है उससे इसको बचाता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है? जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उनसे बचाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ही काम दिया जाता है ना, अलग अलग जब उसको बॉस काम दे देते हैं तो सिर्फ उसी पे इफेक्ट पड़ता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि कोई एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई दूसरा एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जब वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होगी ही होगी। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमारा मतलब है जो एक एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट होता है, और जो जनरल इंटरेस्ट है उससे हमारा मतलब है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का या जो एक फर्म का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रियोरिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक एम्प्लॉयज़ है उसको वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता रहे, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता रहे। तो ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जो एक एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ लिंक करके चले। कई बार क्या होता है कि जैसे जो एक एम्प्लॉयज़ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लिए काम करता है? वो यही चाहता है कि उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है? अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है, वो अच्छे तरीके से काम को करना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर वो अच्छे तरीके से काम करेगा तो क्या होगा? इनडायरेक्टली वे में क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करे तो ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा होगा ही होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिल रहे हैं तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसका एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी का परचेज मैनेजर है, उसको 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना है। कितना? 100 टन उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है, और उसी परचेज मैनेजर का जो बेटा है वो भी रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहा है। तो क्या होता है, जो मैनेजर जो होता है ना, रॉ मटेरियल को अपने बेटे से कई बार वो परचेज कर लेता है मान लो, और वो जो उसका जो बेटा है उसको जितना मार्केट रेट है उससे ज़्यादा रेट पे उसको जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है, मतलब ज़्यादा रेट पे उसको रॉ मटेरियल जो है वो सेल करता है। तो इससे जो मैनेजर है उसका तो पर्सनल तो उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो कंपनी है हमारी उसको जो है बहुत हैवी लॉस हो गया। इससे क्या होगा कि जो दोनों की सिचुएशन है वो मैच ही नहीं होगी, तो ये सिचुएशन जो है वो हमारी अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के भी हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर एक एम्प्लॉयज़ जो है अपने अकॉर्डिंग या अपने ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अगर वो काम करता है तो क्या होगा कि कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके अंदर काम करें उनको भी प्रॉफिट होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा वॉयलेटिंग इफेक्ट। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बीच में जेलसी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, जितना उन्होंने काम किया है उतना उन्हें उनका हक प्रोवाइड कराना। अगर क्या होगा, अगर हम उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या होगा? उनके बीच में सेटिस्फेक्शन बनी रहेगी, और वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्या होगा कि जब हम उन्हें उनका हक प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा? वो एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे, उनका टर्नओवर रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा वो शिफ्ट नहीं होंगे, और इससे जो है उनका सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का? अगर हम उन्हें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं कराते, फेयर रेम्यूनरेशन नहीं प्रोवाइड कराते, उन्हें उनका हक नहीं देते तो क्या होगा कि जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी उनकी क्या होगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हमारे नेक्स्ट 7 रिमेनिंग प्रिंसिपल्स रह गए उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो किसी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।